ठीक है बेटा, बताओ वन बाय वन करके मुझे क्वेश्चन बताओ। गोल्डी 31, 14, 15। ठीक है, इसलिए मैंने आपको कल ही मैसेज कर दिया था। आपको एक दो दिन से कह रहा था कि भाई चैप्टर खत्म होने वाला है। कल भी आपको मैसेज किया था कि आप क्वेश्चंस अपने तैयार रखें, आप अपने डाउट तैयार रखें। तो फर्स्ट से किसी कोई डाउट, एनसीईआरटी एक्सरसाइज निकाल लो। 3.1, 3.1 से लेकर के किसी कोई डाउट है पहले 10 क्वेश्चंस में? पहले 10 क्वेश्चंस में किसी कोई डाउट है? नाइन्थ, व्हाट डज एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस मीन टू यू? तो एटॉमिक रेडियस और आयनिक, ये तो सिंपल है, डेफिनेशन बेस्ड है। एटॉमिक रेडियस का मतलब आप इसमें कोवेलेंट रेडियस लिख सकते हैं, है ना। और आयनिक रेडियस आपको पता ही है, कैटायन एनायन की जो रेडियस है उसको आप डिफाइन कर लो। तो यही तो है 3.9। 14th क्वेश्चन, what is the significance of the term isolated gaseous atom and ground state while defining the ionization energy and electron gain enthalpy? तो आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम की हम बात कर रहे हैं। आइसोलेटेड गैसियस एटम, पहला पॉइंट तो अपना ये है कि ये जो आइसोलेटेड गैसियस एटम है ये लिखने की जरूरत क्यों पड़ी। और दूसरा ग्राउंड स्टेट, इन दोनों का सिग्निफिकेंस बताना है, इनका यूज बताना है कि जब भी हम डिफाइन करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी को या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को, तो हमें ये चीजें लिखनी पड़ती है ना। हमें क्या करना पड़ेगा, इन चीजों को लिखना पड़ेगा कि आइसोलेटेड गैसियस एटम और ग्राउंड स्टेट। आइसोलेटेड का मतलब है, देखो जो भी बॉन्डिंग होगी, जो भी मॉलिक्यूल होगा वो एक बॉन्डेड स्टेट में होगा किसी के साथ, और हमको क्या करना है, उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, उस आइसोलेट, हमें क्या करना है, एक एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, उसको मॉलिक्यूलर स्टेट से पहले आइसोलेटेड स्टेट में करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर कोई कोई एम है, कोई मेटल है या कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी एक मॉलिक्यूल है, वो सॉलिड स्टेट में, तो सॉलिड स्टेट से हमें उसको कहां पे लाना पड़ेगा, गैसेज स्टेट में लाना पड़ेगा, है ना। सॉलिड से गैसेस में ही तो लाएंगे, क्योंकि गैसेस में ही मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस सबसे ज्यादा होती है, तो आइसोलेटेड स्टेट में घूमेगा। इसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, हीट ऑफ एटोमाइजेशन देनी पड़ेगी, हीट ऑफ एटोमाइजेशन। तो हीट ऑफ एटोमाइजेशन देते हैं। एटोमाइजेशन का मतलब है कि मॉलिक्यूल से एटम की स्टेट में आ जाता है। तो इसीलिए हमें वो आइसोलेट करना पड़ता है, बिकॉज हम बॉन्डेड स्टेट में कभी भी उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो आइसोलेटेड गैसेस एटम। दूसरा ग्राउंड स्टेट हमें रखनी है, कोई भी एक्साइटेड स्टेट में वो नहीं होना चाहिए, अपनी ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए एटम। ठीक है, तो इसमें सिंपली है कि जो अदर जो एलिमेंट्स होंगे, अदर जो एटम्स होंगे, उसके पड़ोसी जो नेबरिंग जो एटम्स होंगे, उनकी वजह से भी उसके ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट लगेगा। जैसे कि जेड इफेक्टिव लगता है, तो वो अदर जो सराउंडिंग एटम्स होते हैं उनकी वजह से लगता है। ठीक है, और इसमें बताओ, आइसोलेटेड गैसेस एटम का मतलब जो एक गैसेस एटम अकेला होगा, अकेला मॉलिक्यूलर बॉन्डेड स्टेट से बाहर होगा। यहाँ पर वो सॉलिड में क्या था, बॉन्डेड स्टेट में था। अब वो यहाँ पर हमने हीट ऑफ एटोमाइजेशन दिया तो वो अकेला घूमने लग गया, एटम्स की फॉर्म में घूमने लग गया। और जब वो एटम्स की फॉर्म में घूमेगा तो जो सराउंडिंग एटम्स होंगे उनके बीच में उसकी डिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगी, तो वो उसको अफेक्ट नहीं कर पाएंगे सराउंडिंग एटम्स। ठीक है, बाकी और 14th के बाद 31, इसके बीच में किसी कोई डाउट? फिफ्टीन,
बेटा अपना डाउट लिखते जाओ। 15 है, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, दिया हुआ है आपके पास कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट। क्वेश्चन नंबर 15 है ये। तो ग्राउंड स्टेट के अंदर जो एनर्जी दी हुई है, ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी दी हुई है वो -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल है ना। कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एटॉमिक हाइड्रोजन इन टर्म्स ऑफ किलो जूल पर मोल। हमें IE निकालना है, आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी है, और वो भी किसमें, किलो जूल पर मोल के अंदर कैलकुलेट करना है। तो इसमें क्या होगा, ग्राउंड स्टेट पे निकालना है पहली बात तो ग्राउंड स्टेट पे, और ये माइनस साइन यहाँ पे दिया हुआ है। तो जब भी आप एटॉमिक स्ट्रक्चर्स को पढ़ोगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर आएगा सेकंड, आपका शायद स्टार्ट हो गया होगा, उसमें आपको ये माइनस साइन का सिग्निफिकेंस यहाँ पे पता लगेगा। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर दी हुई है वो माइनस में दी हुई है, वो भी जूल में, अपने को किलो जूल में कैलकुलेट करना है। तो इसको सबसे पहले तो ये जो माइनस साइन है, अपने को क्या करना होता है कि ग्राउंड स्टेट में, जैसे ये है, अब ये ग्राउंड स्टेट है, यहां पर वो इलेक्ट्रॉन है, तो हमें वो ग्राउंड स्टेट में, या यहां पर होगा सपोज आउटर मोस्ट शेल में आइसोलेटेड गैसेस एटम है, आइसोलेटेड गैसेस एटम के आउटर मोस्ट शेल में वो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन है। अब इसको रिमूव करना है और कहां पर लेके जाना है, इन्फिनिटी पे लेके जाना है। मतलब इसके लिए इन्फिनिटी तो क्या होगी, थोड़ी सी डिस्टेंस ही इसके लिए इन्फिनिटी हो गई। तो हमें ये इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से लेकर के इन्फिनिटी पे लेके जा रहा है। तो इन्फिनिटी, अगर हम एनर्जी को देखेंगे कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, तो जो यहां पर जो एनर्जी होगी, यहां पर जो इन्फिनिटी पे जो एनर्जी होगी वो तो जीरो हो जाएगी। तो ग्राउंड स्टेट में इसकी जीरो माइनस जो उसकी एनर्जी दी हुई है -10⁻⁻18 जूल, उसको हम करेंगे तो ये आएगा 2.18 10⁻⁻18 जूल, ये प्लस में आपका आएगा। अब इतना जब हम कैलकुलेट करेंगे, एक तो ये जूल में है, और ये आप देख रहे हो कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब ये पर एटम एनर्जी दी हुई है। और अपने को जो एनर्जी कैलकुलेट करनी है वो पर मोल में कैलकुलेट करनी है। ये गिवन है पर एटम के अंदर, हमें पर मोल के अंदर निकालनी है, और वो भी किलो जूल में निकालनी है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ये पर एटम है तो पर मोल के लिए हमें कैलकुलेट करना है। तो हम इसको बना सकते हैं कि एनर्जी ऑफ, या फिर हम सिंपली लिखें आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन पर मोल, पर मोल के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो पर एटम के लिए वो कितना है 2.18 10⁻⁻18, तो हमें पर मोल में कन्वर्ट करने के लिए उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये पर मोल के लिए क्या आ जाएगा 2.18 10⁻⁻18 इंटू एवोगैड्रो नंबर, इंटू एवोगैड्रो नंबर करेंगे। और अब जो ये एनर्जी आएगी, अभी भी ये एनर्जी किस में है, जूल में, अपने को चाहिए ये किलो जूल पर मोल में।
तो किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइडेड बाई 10⁻³ 1000 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है 1000 को 10⁻³ लिख देते हैं और ये आ जाएगा, इसको एक्सैक्ट आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है, ये आ जाएगा आपका किलो जूल पर मोल के अंदर। इसको देखो ये कितना आ जाएगा एक्सैक्ट, लगभग इतना किलो जूल पर मोल ही आपका एनर्जी यहाँ पे आ जाएगा। एनसीईआरटी से फेयर नोटबुक में लिखने, देखो ये एनसीईआरटी से नहीं, फेयर नोटबुक में भी नहीं आपको, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास नोट्स तो है ना। अगर आप सारा लिखोगे तो ये तो कॉपियां भर जाएंगी ना आपकी, आपके पास ऑलरेडी नोट्स हैं, तो नोट्स में से इसको देख लो। नोट्स तो लिखने ही लिखने हैं, चाहे तो उनको फोटोकॉपी करवा लो, अच्छे से बाइंडिंग करवा लो, और या फिर लिख लो, ज्यादा बढ़िया तो होगा आप उसको लिख करके प्रैक्टिस करो। और ये जो क्वेश्चन है इनको आप रफ में सॉल्व कर लो। ठीक है, मतलब ये आपको बनने चाहिए, आप बाकी जितने भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे वो भी रफ में ही सॉल्व करोगे। ठीक है, लगभग ये इतना बन जाएगा, 10⁻² आ जाएगा ना। थर्टीन पॉइंट वन टू और 13.12 10⁻² आ जाएगा। ठीक है, 1312 किलो जूल पर मोल। ये जो एनर्जी का जो कंसेप्ट है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ोगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन, फिर देखो मुझे मत कहना कि इसके कम से कम 30 40 38 के आसपास क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, सारे के सारे पूछ लो अभी, जिसमें भी जिसको डाउट है। 19th क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन, है अपने पास, the value of first ionization values of the first ionization values in kilojoule per mole of group 13। तो ग्रुप 13 की आयोनाइजेशन एनर्जीज के बारे में ये पूछ रहा है, और इसमें दिया भी हुआ है हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस डेविएशन फ्रॉम द जनरल ट्रेंड। ठीक है, अब ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ग्रुप 13 के अंदर बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम ये बनता है, और ये किस पीरियड में आएगा, ये आएगा पीरियड नंबर कौन सा होगा, पीरियड नंबर सेकंड, उसके बाद ये पीरियड नंबर थर्ड में, ये पीरियड नंबर 4 में, ये 5 में, और ये 6 में। आपको पता है कि थर्ड फोर्थ में 3D सीरीज आ जाती है, तो इसमें तो यहाँ पर डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई होगा। डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन होने से रेडियस कम होती है और आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। और फिफ्थ पीरियड में 4f आ जाएगा, पांचवें पीरियड में लेंथेनॉइड आ जाता है, लेंथेनॉइड में 4f आ जाते हैं, तो यहाँ पर f और यहाँ पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पर उसकी वजह से ही आयोनाइजेशन एनर्जी में इंक्रीज आए। ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी रहेगी, बोरोन की। अब जैसे आपको ज्यादा कुछ करना भी नहीं है, डाटा यहाँ पे गिवन है, आपको बस वो एक्सप्लेन करना है कि जैसे बोरोन के बाद किसका आ रहा है, बोरोन के बाद ऑब्वियसली एल्यूमिनियम का ही आएगा, बोरोन के बाद थैलियम का आ रहा है 589। ठीक है, अब सब वैल्यूज यहाँ पे दी हुई है, तो बोरोन के बाद किसका आया, थैलियम का। थैलियम का क्यों आया, क्योंकि 4f to 5f जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगेगा वो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, मतलब वो डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन से भी ज्यादा है,
तो यहाँ पर ये थैलियम की वैल्यू सबसे ज्यादा आ जाएगी, तो बोरोन और थैलियम। उसके बाद आप देखोगे तो बोरोन और थैलियम के बाद दिया हुआ है गैलियम। गैलियम और एल्यूमिनियम का लगभग इक्वल आ जाता है, गैलियम एल्यूमिनियम का लगभग सेम आ जाता है, बट उसमें भी गैलियम देखोगे तो वो ज्यादा आ रहा है, और फिर एल्यूमिनियम आएगा, और फिर इंडियम आएगा, और फिर एल्यूमिनियम आएगा। एल्यूमिनियम सबसे लास्ट में यहाँ पे आएगा 577 इंडियम। ये यहाँ पे ऑर्डर रहेगा। अब इस ऑर्डर को एक्सप्लेन करोगे तो इसमें वैसे तो मेन जो रीजन है इसका वो क्या आ जाएगा कि यहाँ पर एल्यूमिनियम और गैलियम लगभग सेम है, क्योंकि आप देखोगे फोर्थ पीरियड के अंदर 3D यानी कि डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन लगता है। ये डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, बट आप देखोगे 13th ग्रुप में थर्ड से फोर्थ पीरियड में जाओगे तो डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन लगेगा, 3D आना स्टार्ट हो जाएगा। अब 3D में क्या होती है, जो जो शील्डिंग है वो बहुत पुअर है, मतलब उसमें रिपल्शन बहुत कम है, तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। तो एल्यूमिनियम गैलियम का लगभग लगभग सेम आयोनाइजेशन एनर्जी बन जाएगी, एल्यूमिनियम और गैलियम की लगभग सेम आयोनाइजेशन एनर्जी बनेगी, उसमें भी स्लाइटली गैलियम थोड़ा ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। अब उसके बाद हम गए गैलियम और इंडियम में। इंडियम का फिर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। गैलियम और इंडियम में इस तरीके से हम गए डाउन द ग्रुप को, कम होना चाहिए, तो गैलियम इंडियम का यहाँ पे कम हुआ। तो पहला आपने एक्सप्लेन करना है इसके अंदर एल्यूमिनियम गैलियम में, आप रीजन क्या बताओगे, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। दूसरा आपने रीजन एक्सप्लेन करना है इंडियम और थैलियम का, कि इंडियम और थैलियम देखो थैलियम का इतना ज्यादा आ रहा है, तो वो क्यों आ रहा है, बिकॉज वो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है किसके अंदर, यहाँ पर वो फिफ्थ पीरियड में 4f में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इंडियम का कम और थैलियम का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन लग करके थैलियम सबसे ज्यादा आ जाता है। तो इस तरीके से ये आपने दो एक्सप्लेन करने हैं, तो इसमें डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ये मेन रीजन इसके आएंगे, चाहे इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। 25, 26 25, 26 25 क्या कहता है, वुड यू expect the first ionization enthalpies of two isotope of the same element to be same or different? आइसोटॉप्स का सेम या डिफरेंट होगा आयोनाइजेशन एनर्जी या नहीं होगा? तो आइसोटॉप में अगर आप देखो तो पहली बात तो आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है, और आइसोटॉप में क्या होता है, Z तो सेम होता है और A डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर A का कोई काम नहीं है, यहाँ पर एटॉमिक मास का कोई काम नहीं है, हम आयोनाइजेशन एनर्जी को मेजर करते हैं किससे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। और Z जब इनका सेम है तो मतलब इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो भी सेम होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इनका सेम होगा, और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम रहेगी दोनों के लिए। इसके बाद 26 मेटल नॉन मेटल में आप डेफिनेशन केमिकली डिफरेंस लिख सकते हैं कि कौन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है कौन इलेक्ट्रो नेगेटिव है। जैसे 26 में आप देखोगे ना तो आप इसमें लिख सकते हैं कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स बेसिकली क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, और टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और लूज करने के बाद इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। तो मतलब मेटालिक कैरेक्टर पूछा जाए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर पूछा जाए, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं वो
लूज करना मतलब ऑक्सीडेशन, उनका ऑक्सीडेशन होता है और वो खुद किसकी तरह बिहेव करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो इनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर या रिड्यूसिंग नेचर भी इससे एक्सप्लेन हो सकता है। अब जितने भी जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं, हाइड्रोक्साइड होते हैं, वो बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। कुछ एम्फोटेरिक है, मैक्सिमम उसमें बेसिक नेचर के आ जाते हैं। तो ये हम ऑर्डर इसके लिए भी लिख सकते हैं कि बेसिक ऑक्साइड का नेचर भी हम इससे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये मेटल के बारे में हम ये सारी चीजें यहाँ पे लिख सकते हैं। नॉन मेटल में भी हम इसी तरीके से बनाएंगे, है ना। नॉन मेटल में भी हम इसी तरीके से बना देंगे कि जो नॉन मेटल हैं उनमें क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्योंकि वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करके एनायन बनाते हैं। तो टेंडेंसी टू लूज, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडाइजिंग नेचर अपोजिट हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। और एसिडिक ऑक्साइड का स्ट्रेंथ, एसिडिक ऑक्साइड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में जो लास्ट में जो केमिकल बिहेवियर है, केमिकल टेंडेंसी रहती है ना, उसको भी आप इसी तरीके से लिख सकते हो कि जो मेटालिक कैरेक्टर है। अब आप ये देखो कि मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट राइट जाओगे तो राइट साइड तुम सारे नॉन मेटल रखे हुए हैं, मतलब मेटालिक कैरेक्टर धीरे धीरे कम होता है, तो बेसिक ऑक्साइड का नेचर भी धीरे धीरे कम होगा और नॉन मेटालिक नेचर लेफ्ट राइट इंक्रीज होगा। इसको भी आप लिख सकते हो, चाहे तो मैं यहाँ पर इसको फर्दर अगर लिखना हो तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ कि मेटालिक इधर से इधर जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। और डाउन द ग्रुप वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और अगर नॉन मेटालिक नेचर में देखा जाए तो लेफ्ट राइट नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज, जस्ट अपोजिट हो जाएंगी प्रॉपर्टीज, इंक्रीज करेगा और डाउन द ग्रुप को डिक्रीज करेगा, ठीक है। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये लास्ट टाइम हमने नहीं किया था, तो इसको भी आप नोट कर लें अपनी प्रॉपर्टीज में। 16, 17, 32, 28, 28. The increasing order of reactivity among the group 1 element is lithium, whereas that of group 17 is explained. देखो 28 का सेम एक्सप्लेनेशन है। 28 जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, 28 क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है कि नहीं। 28 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अगर इसकी अपने को पहले तो जरूरत पड़ेगी। देखो 28 क्वेश्चन में अपने से क्या पूछ रहा है, 28 क्वेश्चन में कह रहे हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये डाउन द ग्रुप इनका क्या कर रहा है, जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज कर रहा है, रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो अब ये देखो यार, ये ग्रुप 1 के एलिमेंट है और ग्रुप 1 के एलिमेंट सारे कैसे होते हैं, मेटल या इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, जो कि टेंडेंसी रखते हैं टू लूज इलेक्ट्रॉन। अब डाउन द ग्रुप इनमें साइज इंक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान है, क्योंकि सीजियम का बहुत बड़ा एटॉमिक साइज है, तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो गई, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना बहुत आसान हो गया, ठीक है, डाउन द ग्रुप। तो लूज करना आसान है, तो रिएक्टिविटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। जैसे हमने यहाँ देखो, मेटल की टेंडेंसी ही क्या होती है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर देती है, ठीक। तो ये डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रही है, रीजन लिखोगे बिकॉज दे आर मेटल्स एंड दे लूज इलेक्ट्रॉन, दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी उतनी ही बढ़ेगी जितना इनका साइज क्या हो जाएगा, बढ़ता रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान हो जाएगा। सेकंड पूछा हुआ है कि जो ग्रुप 17 है, जो हेलोजेंस है लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये डाउन द ग्रुप इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही है। क्यों डिक्रीज कर रही है, बिकॉज ये क्या है, नॉन मेटल्स हैं सारे के सारे ग्रुप 17 में, और नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है टू गेन इलेक्ट्रॉन। अब डाउन द ग्रुप जो साइज बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ऑब्वियसली कम हो जाएगी, क्योंकि एस्टेटीन और आयोडीन में अट्रैक्शन है ही नहीं आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे।
तो उसका टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो ये डिक्रीज यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो बिल्कुल सेम ये 26 और 27 बिल्कुल सेम बन जाएंगे आपके। 16, 17, 32, रुको 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 32 पे आ जाते हैं। 32, predict the formula of the stable binary compound that would be formed by the combination of the following pairs of element lithium and oxygen। बस आपको इसमें वैलेंसी देखनी है। वैलेंसी का एक बार मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। वैलेंसी का मैं बता देता हूं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखो ट्रेंड बताता हूं। इसमें ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को अगर रखा जाए तो ग्रुप 2 के कौन कौन से आएंगे? बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन। ठीक है भाई, ये ग्रुप 2 के एलिमेंट लिखे हमने, ये ग्रुप 2 के एलिमेंट हुए। अब इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ जाएंगे? तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3 है। ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9, 10। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने कितने रहेंगे? इसके अंदर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, इसके अंदर 2 होंगे, इसके अंदर 3 होंगे, फिर 4, 5, 6, 7 और 8। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रेंड बन गया। दूसरा, अगर हम इसी के बेस पर वैलेंसी को देखें, कंबाइनिंग कैपेसिटी या वैलेंसी को हम देखें, तो अगर आउटर मोस्ट में आप देख रहे हो एक इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी भी 1 ही होगी, क्योंकि उसको लूज कर देगा। लूज करेगा तो मेटल होगा, ठीक। लूज करेगा तो क्या होगा? मेटल होगा। ये भी 2, ये भी 3। इसमें ये वैलेंसी हम 4 लिख रहे हैं, बट ये क्या करता है? शेयरिंग करता है। तो ये तीनों किस कैटेगरी में आएंगे? मेटल की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं। ये शेयरिंग करेगा, कार्बन का स्पेशल केस। अब 5 लास्ट में इलेक्ट्रॉन है, ऑब्वियसली वो पांचों लूज तो नहीं करेगा, 3 गेन कर लेगा ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो इसमें 3 आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा, इसमें 1 आ जाएगा, इसमें 0, क्योंकि ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है। तो ये सारे क्या आ जाते हैं? नॉन मेटल्स आ जाते हैं, क्योंकि ये नॉन मेटल्स वही क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। देखो ये सब इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, इनके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक और गेन कर लेगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा जो नाइट्रोजन से बात बनती है वो थोड़ा वेरिएबल वैलेंसी की भी रहती है। तो इसमें ये 5 भी रहेगा, इसमें ये 4 भी रहेगा, ये 5 और ये 6 और ये 7 और ये 8, क्योंकि जिनोन के कुछ कंपाउंड 8 वैलेंसी शो कर रहे हैं ना। जिनोन में उनकी वैलेंसी 8 आ रही है, मतलब वो 8 बॉन्ड बना रहा है, तो इसलिए यहाँ पे 8 लिखा हो। तो वेरिएबल वैलेंसी भी है इनकी, 3 या 5 हो सकती है, 2 या 6 हो सकती है, 1 या 7 हो सकती है ना। क्लोरीन 7 तक जाता है और जिनोन 8 तक जाता है। तो इस तरीके से इनकी वैलेंसी निकाल सकते हैं। अब जहां तक बात रही इनके ऑक्साइड्स की, एक बार मैं आपको ऑक्साइड वाला भी एक्सप्लेन कर देता हूं। ये छोटी मोटी प्रॉपर्टी लास्ट में रह गई थी, ठीक है, तो इसलिए मैं यहीं पे सबको क्लियर कर रहा हूं। अब इनके ऑक्साइड को देखेंगे आप, इनके ऑक्साइड को देखना। हमने क्या पढ़ा हुआ है कि इस साइड सारे मेटल्स हैं, फिर धीरे धीरे जाएंगे नॉन मेटल्स बढ़ते जाएंगे। मेटल के ऑक्साइड हैं बेसिक नेचर के, यहाँ सारे बेसिक है, धीरे धीरे जाएंगे तो एसिडिक बनते जाएंगे, ठीक। अब इसमें अगर ऑक्साइड का आप देखो तो लिथियम का अगर ऑक्साइड देखा जाए, इनका ऑक्साइड बनेगा Li2O, है ना। बेरियम का बनेगा BeO, बोरोन का बनेगा, अच्छा बोरोन का बनेगा B, और कार्बन का CO2, N2O3 या N2O5। इस तरीके से इनका ऑक्साइड बनता जाएगा। आप देखोगे कि धीरे धीरे ये यहाँ पर बेसिक नेचर का है, ठीक है। ये BO एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक आता है, ये एसिडिक नेचर के आ जाते हैं, ठीक है। तो ये धीरे धीरे इस तरीके से ऑर्डर बनता है कि जहां जहां नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा वो ऑक्साइड उनके एसिडिक होते जाएंगे।
इसी तरीके से आप चाहे तो थर्ड पीरियड के भी ऑक्साइड लिख सकते हैं। अगर मैं पीरियड थर्ड लिखूं, इसमें आ जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ठीक, यहां पर अगर मैं ऑक्साइड लिखूं तो ऑक्साइड इनके हो जाएंगे Na2O, MgO, Al2O3, ये ऑक्साइड है सारे। सिलिकॉन में SiO2, फास्फोरस में P2, P4O10, SO3, Cl2O7 और ये बनाएगा नहीं। अब आप देखो कि जो जो मेटल होंगे वो तो बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे, फिर धीरे धीरे एम्फोटेरिक नेचर आएगा और फिर एसिडिक ऑक्साइड बनने स्टार्ट होंगे। अगर आप इसमें देखोगे तो Na2O और MgO ये दोनों क्या होंगे, बेसिक होंगे। ये Al2O3 एम्फोटेरिक होता है, एसिड बेस दोनों की तरह रिएक्शन करेगा। SiO2 थोड़ा सा एसिडिक होता है, वीक एसिड होता है, फिर ये मॉडरेट एसिड होता है, फिर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, फिर ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। तो इस तरीके से ये धीरे धीरे यहाँ पर एसिडिक नेचर आएगा, ये एसिडिक ऑक्साइड बनेगा। और एसिडिक ऑक्साइड में भी अगर इन चारों में ऑर्डर पूछा जाए तो इस साइड इंक्रीज हो जाएगा। एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक ऑक्साइड्स का ऑर्डर इस साइड इंक्रीज होगा और बेसिक ऑक्साइड का इस साइड इंक्रीज होगा। ठीक है, ये बताओ। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। बाकी आप इसमें सब में फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब आप फॉर्मूला सबका निकाल सकते हैं मेरे ख्याल से, ना। Cl2O7 क्यों फॉर्म होता है? Cl2O7 हाईली एसिडिक बनता है। क्लोरीन आपको दिखाई दे रहा होगा 7, ऑक्सीजन का 2 दिखाई दे रहा होगा, क्लोरीन यहाँ पर 7 भी शो करता है, तभी तो उसमें लिखा हुआ है वेरिएबल में। देखो वेरिएबल में क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल में क्लोरीन, वेरिएबल में यहाँ पे 7 लिखा हुआ है ना, मतलब इस वाले ग्रुप में 7 तक जाता है। हाँ 30 30 की अगर बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 30 की अगर बात की जाए तो असाइन द पोजीशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैविंग द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो NS2NP4 फॉर N इज इक्वल टू 3। अब इसमें अपने को करना क्या है कि इनकी पोजीशन बतानी। पोजीशन का मतलब ये होगा कि इसमें अपने को पीरियड बताना है, ग्रुप बताना है ना, ये सारी चीजें अपने को क्लियर करनी है यहाँ। ठीक है, NS2NP4 N इज इक्वल टू 3। ठीक, N इज इक्वल टू 3 में अगर हम देखें तो इसको लिख सकते हैं 3s2 3p4। ये आउटर मोस्ट का है भाई, ठीक है। इससे पहले का जो इनर कोर होगा वो लिखा नहीं है, ये सिर्फ आउटर का लिखा हुआ है। अब इससे आप क्या क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था ना एक लेक्चर में कि कैसे हम उसकी पोजीशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये तो आसान है, कैसे हम इसकी पोजीशन बता सकते हैं, है ना। ये लो, अब इसमें देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है, तो मुझे ये पी ब्लॉक का एलिमेंट दिखाई दे रहा है पहला तो। ठीक, N इज इक्वल टू 3 है, मतलब ये थर्ड पीरियड में आएगा, तो ये थर्ड पीरियड में आ रहा है। और
है ना, n इज इक्वल टू 3 है तो थर्ड पीरियड में आ रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन p में जा रहा है तो p ब्लॉक का एलिमेंट आ रहा है। अब ये कौन से ग्रुप में होगा, तो इसके अंदर पहले एटॉमिक नंबर आप निकाल लो, या फिर वैलेंस शेल ग्रुप निकालने का मैंने आपको दो टेक्निक बताया था p ब्लॉक में, कि आप क्या करो कि p ब्लॉक के आप 3s2 और 3p4 है, ns2 np4 4 2 6 कौन से ग्रुप में आ जाएगा, है ना। जो n के यहाँ पर जो p के इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप निकालने के लिए क्या करना है कि जो s के इलेक्ट्रॉन है प्लस p के इलेक्ट्रॉन है, उसमें आप कितना ऐड कर दो, 10 ऐड कर दो। s के इलेक्ट्रॉन है 2, p के इलेक्ट्रॉन है 4 प्लस 10, बताओ ग्रुप नंबर 16 में आ जाएगा क्या, ये ग्रुप नंबर 16 में आ जाएगा। या फिर ये तो एक तरीका था निकालने का, ग्रुप निकालने का। ग्रुप निकालने का दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था कि सिर्फ p के इलेक्ट्रॉन देख लो, p के इलेक्ट्रॉन प्लस 12 कर लो, p के इलेक्ट्रॉन कितने 4 प्लस 12, अभी भी ये 16 ग्रुप में आ जाएगा। ठीक, अगर एलिमेंट पूछा जाए कि कौन सा होगा, तो थर्ड पीरियड p ब्लॉक के अंदर 16 ग्रुप में कौन सा आ जाएगा, 16 ग्रुप कौन सा होता है, ओल्ड स्टाइल। ये सेकंड पीरियड में आता है, ये थर्ड पीरियड में आता है। सिर्फ सल्फर की बात की जा रही है यहाँ पे, बताओ क्या क्लियर है, निकाल लोगे ऐसे, सल्फर की बात हो रही है। अच्छा भाई, अगला सेकंड, सेकंड एक और है, ये क्लियर हुआ, ठीक है। ये तो ऑलरेडी हम काफी बार इसको देख चुके हैं। नेक्स्ट है n-1 D2ns2 फॉर n इज इक्वल टू 4, ठीक है भाई। n-1 D2ns2 फॉर n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4 के लिए तो पहले मैं लिख के देखूं, तो ये आ जाएगा 3d का 2 और ns का सॉरी 3d का 2 और 3s का 2। अब मुझे ये बताओ कि पहली बात तो इसमें पीरियड कौन से में होगा, ये थर्ड कौन से पीरियड में होगा, फोर्थ पीरियड में होगा, क्योंकि इसमें n की वैल्यू सबसे ज्यादा कौन सी है 4, तो फोर्थ पीरियड में होगा, क्लियर। अब दूसरा मुझे ये बताओ ये कौन से ब्लॉक में आएगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, एस में जा रहा है कि डी में जा रहा है, किसकी एनर्जी ज्यादा है 3d की 4s की, एनर्जी किसकी ज्यादा है, जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो लास्ट में इलेक्ट्रॉन वहां पर जाता है, तो किसकी एनर्जी ज्यादा है भाई इसके अंदर, 3d की ज्यादा है या 4s की ज्यादा है, 3d की है ना, 3d की है या 4s की, जल्दी से बताओ। हाँ 3d की ज्यादा है, मतलब 3d में इलेक्ट्रॉन लास्ट में जाएगा, ठीक है। तो 3d में लास्ट में जा रहा है तो डी ब्लॉक आ जाएगा, ब्लॉक कौन सा होगा, डी ब्लॉक होगा, क्योंकि लास्ट में 3d में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है। अब बात आई कि इसका ग्रुप हम कैसे निकालें, इसका ग्रुप कैसा निकाला जाए। ठीक है, तो ग्रुप कैसे निकाला जाए, मैंने आपको क्या बताया था कि डी ब्लॉक के अंदर ग्रुप जो निकालना है उसके लिए ns और n-1 के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लो, ग्रुप मिल जाएगा। ns और n-1 के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लो, ग्रुप मिल जाएगा। सबको लिखवाया हुआ है, ऑलरेडी करवाया है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डी में, 2 इलेक्ट्रॉन s में, 2 + 2 4 चौथे ग्रुप में आ जाएगा, बताओ आएगा। फोर्थ ग्रुप में एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, अगर ये फोर्थ ग्रुप में आ रहा है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड वाले ग्रुप में तो स्कैंडियम आ जाता है, और फोर्थ ग्रुप में पीरियड 4 में टाइटेनियम आ जाएगा, स्कैंडियम टाइटेनियम, तो 3d2 4s2 टाइटेनियम आ जाएगा, तो ये टाइटेनियम एलिमेंट हो जाएगा। ये बताओ क्या ये क्लियर है, लास्ट वाला कर लोगे, n-2 f 7 n-1 d1 ns2
ये थर्ड वाला कर लोगे कि ये बताना है, बताओ। थर्ड वाला कर लोगे कि बताना है? कर लेंगे ना, ठीक है बढ़िया। 16-17 में, एक मिनट भाई, 16, अच्छा आ गए, 16-17 में आ गए, कर लेंगे। 16-17 में देखो, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा हुआ है? among the second period the actual ionization energies are in order। ठीक है, ऑर्डर उसने ऑलरेडी दिया हुआ है, ऑर्डर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उसमें भी कोई दिक्कत है नहीं। बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, उससे ज्यादा नाइट्रोजन, और उससे ज्यादा फ्लोरीन, उससे ज्यादा नियोन। ठीक है, ये ऑर्डर दिया हुआ है। अब इस ऑर्डर में पूछा हुआ एक्सप्लेन व्हाई द बेरिलियम हैज हायर डेल्टा आई एच देन बोरोन। एक तो यहाँ पर बेरिलियम बोरोन का रीजन पूछा हुआ है, और दूसरा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में। तो ऑलरेडी यार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर कि बेरिलियम और बोरोन के इसमें क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लो, आप बोरोन का लिखो तो बोरोन का 5 क्या आ जाएगा, 1s2 2s2 और 2p1 आ जाएगा। और बेरिलियम का क्या आ जाएगा, बेरिलियम 4 का क्या आ जाएगा, 1s2 2s2। ठीक, अब ये इस तरीके से बना। तो इसमें देखो, बोरोन से कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2p1, 2p से, और बेरिलियम में 2s से। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट यहाँ पे लगा दो, पेनिट्रेशन इफेक्ट वाला रीजन लगाओ कि s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, जो s ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है, p वाला उससे थोड़ा दूर है, सेम शेल में 2s 2p, तो ज्यादा नजदीक कौन है, s वाला। तो बेरिलियम से निकालना ज्यादा मुश्किल होगा, तो इसलिए यहां पर बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। तो मैं पेनिट्रेशन इफेक्ट जो मैंने लिखवाया था उसको यहां पर मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं एज अ रीजन। ठीक, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8, नाइट्रोजन 7। नाइट्रोजन में अपने को पता है 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन में क्या आ जाएगा, 1s2 2s2 2p4। ठीक, यहां पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि 2p का 3 एक्जेक्टली हाफ फील्ड है, तो मैं यहां पर एनर्जी का ऑर्डर दूंगा कि जो हाफ फील्ड होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है देन पार्शियली फील्ड। तो ये मेरा यहां पर रीजन आ जाएगा। ठीक है, हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल है देन पार्शियली फील्ड। इसका रीजन आप पढ़ोगे कि हाफ फील्ड क्यों ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि हाफ फील्ड में सिमिट्री है। जैसे आप देखोगे ना, पी में एग्जैक्ट 3 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो ये सिमिट्री देता है, और सिमिट्री से स्टेबिलिटी आती है। ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन एक्सचेंज एनर्जी है, जो आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर पढ़ोगे, एक्सचेंज एनर्जी। ठीक, तो इस तरीके से ये दो रीजन यहाँ पर आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ हाफ फील्ड, फुली फील्ड, यहाँ पे पेनिट्रेशन इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। 2s का फुली फील्ड नहीं, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है 2p। ये आप किसका रीजन बता रहे हो, 2s पेनिट्रेशन इफेक्ट में? एक्चुअल में ना 2s का फुली फील्ड बहुत ज्यादा कोई स्टेबल नहीं होता है, उसमें ज्यादा अच्छा रीजन आएगा पेनिट्रेशन का, क्योंकि आप 2p और 2s दोनों में तो वो सेम ही है सेकंड शेल में, एक में s में है एक में p में है। तो मतलब जो s वाला है वो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होता है, उस पर अट्रैक्शन ज्यादा लगता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो इसलिए बेरिलियम की एनर्जी ज्यादा आ जाएगी। हाँ भाई, इसे बताए, इतना क्लियर हुआ? बेटा देखो, क्वेश्चन तो बनाने पड़ेंगे सारे तुम्हें, जितने क्वेश्चन करोगे ना, और ये ऑलरेडी ये जो भी है ये सब मैं नोट्स में पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जितने यहाँ पर
रीजन पूछे हुए, पेनिट्रेशन है, हाफ फील्ड है, सब मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि ये क्वेश्चन आएंगे पीछे। अगला बताओ क्वेश्चन 17। हाउ वुड यू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट, क्वेश्चन नंबर 17 देख लो, अच्छा क्वेश्चन है। हाउ वुड यू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, सोडियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि डेल्टा आई एच वन, डेल्टा आई एच वन इज लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम, mg से डेल्टा आई एच वन, ठीक है। एंड द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज हायर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम, और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी अगर देखी जाए इसमें Na की डेल्टा आई एच टू देखी जाए तो वो ज्यादा है किससे, मैग्नीशियम के डेल्टा आई एच टू से। ये पूछा हुआ है कि इसका रीजन अपने को बताओ, कि फर्स्ट वाली तो मैग्नीशियम की ज्यादा है और सेकंड वाली सोडियम की ज्यादा है। कुछ नहीं करना है, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लो। सोडियम का 11, 1s2 2s2 2p6 10 हो गए, 3s1 11। मैग्नीशियम का लिखो 12 में 1s2 2s2 2p6 3s का 2, लास्ट इलेक्ट्रॉन अब अपने आप क्लियर हो जाएगा। सोडियम के अंदर लास्ट कहां से निकल रहा है, 3s1 से। मैग्नीशियम में लास्ट कहां से निकलेगा, 3s2 से। तो ऑब्वियसली मैग्नीशियम का जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब यहां से बाहर निकलेगा तो उसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि 3s2 फुली फील्ड है। तो इसलिए मैग्नीशियम का डेल्टा आई एच वन ज्यादा है, बिकॉज फुली फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, ठीक, उसके लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, वो ज्यादा स्टेबल है। अगर इसमें आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो ये क्या बन गया, ये 3s का 0 बन गया और ये 3s का 1 बन गया। अब देखो सेकंड कहां से निकालना आसान है, मैग्नीशियम का सेकंड तो अभी भी 3s से ही निकलेगा, बट सोडियम का जो सेकंड निकलेगा वो 2p से निकलेगा। हम एक शेल अंदर आ गए और 2p के पास अट्रैक्शन और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और फुली फील्ड 2p है, ठीक है। तो इसलिए सेकंड सोडियम का ज्यादा होगा डेल्टा ए एच टू देन मैग्नीशियम। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज सेकंड इलेक्ट्रॉन जो सोडियम में निकलेगा वो वेरी स्टेबल फुली फील्ड 2p6 में से निकलेगा। ये बताओ 17 का क्लियर हुआ नहीं हुआ प्रियांशु, ठीक है, ये लिख लोगे, सही है। बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए। ठीक है भाई, कल से हम अपना नया चैप्टर बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे, तो ध्यान से आपने बॉन्डिंग को पढ़ना है, क्योंकि बॉन्डिंग और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, जो एक बेसिक बनाते हैं केमिस्ट्री का। एक तो पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मोल, उसमें हर एक चैप्टर में मोल कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी आपको। दूसरा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और केमिकल बॉन्डिंग, मतलब +1 +2, जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो इन दोनों चैप्टर की आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है, देख क्वेश्चन नंबर 17 में क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या हो रहा है कि आप देखोगे ना कि सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी जो फर्स्ट है वो कम है, क्योंकि सोडियम में पहला इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, 3s के 1 से निकलेगा, और मैग्नीशियम में 3s2 यानी फुली फील्ड से निकलेगा। तो इसलिए मैग्नीशियम की एनर्जी ज्यादा होगी, उसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी। और सेकंड इलेक्ट्रॉन जब आप निकालने जाओगे, अब मैग्नीशियम के 3s1 से निकलेगा, बट सोडियम में आपको 2p6 में जाना पड़ेगा सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और 2p6 ऑलरेडी फुली फील्ड है और ज्यादा स्टेबल है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सोडियम का जो डेल्टा या H2 आएगा वो ज्यादा है। ये बताओ भाई।
ठीक है, ये कुछ बना। इसके अलावा भी अगर किसी को डाउट हो इन क्वेश्चंस में तो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। फिलहाल हमने ये कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब कल से तो नया चैप्टर स्टार्ट होगा, बट मैं साथ में आपको एग्जाम्पलर भेज दूंगा, आप एग्जाम्पलर से उसको देखते रहें दोबारा से।